दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम उसके अलावा जो भी टीचिंग्स एग्जाम है उन सभी के लिए ही महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर उनमें ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है तो। और दोस्तों पूरा प्रश्न शुरू से अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी को भी चेक करने की कोशिश करिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही किए जा पा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर चेक करके और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न अटेम्प्ट किया और कितने आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न पूछा है कि ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। जो दोस्तों आपका ताजमहल है उसका रंग जो पीला पड़ गया है वो किसके कारण हुआ या इसमें से कौन जिम्मेदार है उसके लिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। दोस्तों ताजमहल के पीले होने का कारण कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा दोस्तों। और दोस्तों आप भी अपनी तैयारी चेक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सभी प्रश्न अच्छे हैं और सीटेट के साथ साथ जो अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला शिक्षक भर्ती उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा के लिए मारे जाते हैं। जो मगरमच्छ होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से शिकारियों के द्वारा किस लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ के पास दोस्तों सींग तो होती नहीं है, तो सींग के लिए बिल्कुल नहीं मारा जाता होगा। ठीक है, मगरमच्छ जो है वो शिकारियों के द्वारा किस लिए मारा जाता है? त्वचा के लिए, उसकी त्वचा के लिए ही उसका शिकार किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और दांतों के लिए अगर बात की जाए किसका शिकार किया जाता है, तो दांतों के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में, 1917, 1918 या 1921 ईस्वी में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। 16 घास का जो मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम घाट में, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्य की पहाड़ियों पे। तो 16 घास मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्य में। तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। दोस्तों प्रश्न पूरा देखिएगा, 30 प्रश्न है दोस्तों और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आप भी अपनी तैयारी चेक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन सा होता है? एक जैविक समुदाय जो होता है दोस्तों उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? अपरदाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो एक जैविक समुदाय जो होता है दोस्तों उसमें कौन कौन शामिल होता है? उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? वो शाकाहारी होता है, क्योंकि उत्पादक द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों उनके ऊपर सिर्फ सीधे निर्भर होता है। इस कारण उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता सदैव क्या होता है? शाकाहारी होता है। और चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाली ऊर्जा स्थानांतरण का प्रतिशत कितना होता है? 20%, 30%, 10% या 5%। तो दोस्तों जो पोषण स्तर की बात की गई है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीय से तृतीयक, उससे उच्च स्तर के उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक और उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ता रहता है। तो वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाने पर ऊर्जा का कितना परसेंट जो है ट्रांसफ़र होता है? तो दोस्तों कितना परसेंट एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है? केवल मात्र 10%। और यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? यह नियम जो था लिंडेमान के द्वारा इस नियम को बताया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
कहा जा रहा है कि इकोलॉजी शब्द को किसने गढ़ा था, मतलब कहने का मतलब इकोलॉजी शब्द को किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बताया गया था। हाइकेल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, हक्सले के द्वारा या लिनियस के द्वारा। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग या किसके द्वारा किया गया था, हाइकेल के द्वारा। किसके द्वारा, हेकले के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। वरुण ग्रह का, बुध ग्रह का, शनि ग्रह का या शुक्र ग्रह का। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, टाइटन जो है शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। और ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है, या पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो मेन कारण है वो क्या है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात की घटना होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। कहा है कि कौन सी दो गैसें 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं। 99% वायुमंडल का निर्माण सिर्फ दो गैसों के द्वारा होता है। वे कौन सी होती हैं, ओजोन और ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के द्वारा, आर्गन और ओजोन के द्वारा। तो कौन सी दो गैसें 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो भारत में किस स्थान पे स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है दोस्तों। स्थानांतरण खेती को झूम की खेती भी कहा जाता है, झूम की खेती भी कहा जाता है। झूम खेती के नाम से इसको जानते हैं। स्थानांतरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस भूमि पर किसान खेती करता रहता है उसकी जो क्षरण शक्ति होती है या उर्वरा शक्ति होती है, उस जब समाप्त हो जाती है तो भूमि के उस क्षेत्र को छोड़ के किसान जो है अन्य स्थान पर जाके कृषि करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण की खेती कहा जाता है और इसी को झूम की खेती भी कहा जाता है। तो ये खेती दोस्तों कहाँ पे होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत क्या है दोस्तों, मिजोरम है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि झूम की खेती कहाँ होती है, तो झूम की खेती कहाँ पे होती है, मिजोरम में होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने, जीके गोखले द्वारा। तो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था, नेताजी के नाम से इनको जाना संबोधित किया, नेताजी, नेताजी से इनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह जो है रक्त समूह ए वाली महिला से हो जाता है। कोई पुरुष है दोस्तों और उसका रक्त समूह क्या है, ओ है, और उसका जो विवाह होता है ओ वाली रक्त समूह महिला से हो जाता है। ठीक है, तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है। तो यहाँ दोस्तों आप जानिए कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह रक्त समूह ए वाली महिला से हो जाता है। ये आपका मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है। तो ओ होने की कितने % चांसेस हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होने के बिल्कुल 50% चांस है। कितना दोस्तों, 50% चांस है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि बिना सिले पहने जाने वाले कपड़ों का समूह है, इसमें से कौन सा कपड़ों का ऐसा समूह है कि जो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर प्रश्न में देखने के लिए मिल ही जाता है कि बिना सिले पहने जाने वाले कपड़ों का समूह इसमें से कौन सा है। ऑप्शन 1 है साड़ी कमीज टोपी, ऑप्शन 2 है पगड़ी साड़ी कुर्ता, ऑप्शन 3 है कि टी शर्ट लुंगी टोपी, ऑप्शन 4 है धोती साड़ी पगड़ी। दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जिनको बिना सिले पहने जाने वाला कपड़ों का समूह क्या है, धोती है, साड़ी है और पगड़ी है।
चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। कि बर्फ़ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? बर्फ़ से बनाया गया घर जो है दोस्तों क्या कहलाता है? इग्लू, रैन बसेरा, हरित गृह या बसेरा? तो बर्फ़ से बना हुआ घर जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? इग्लू कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं और उन घरों की विशेषता होती है बर्फ़ से बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। और वहाँ के जो शिकारी होते हैं दोस्तों इस तरीके के घर का निर्माण करते हैं। और सबसे ख़ास बात ये होती है इस घर की कि जो बाहर की गर्मी होती है, बाहर की ठंडी होती है, उसको अंदर नहीं जाने देता है और अंदर की जो गर्मी उसको बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बर्फ़ से बनाया गया घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कह रहा है कि रेड डेटा बुक पुस्तक दर्ज करती है। रेड डेटा बुक या जो पुस्तक होती है क्या दर्ज करती है? उसमें कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है? ये दोस्तों पीछा हुआ प्रश्न है, आपके दिसंबर में 2021 का प्रश्न है। लाल फूलों वाले पौधों को, धरती पर उपलब्ध सभी पौधों और जानवर को, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, संकटापन्न पौधे और जानवर। दोस्तों रेड डाटा बुक जो होता है उन सभी का रिकॉर्ड रखता है जो कि संकटाग्रस्त चाहे पौधे हों चाहे जानवर हो, उन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और ये भी आपका अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में से क्या शामिल है? कौन सी मानवीय गतिविधियां ऐसी हैं कि जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण है? जंगलों को जलाना, कृषि गतिविधियां, एरोसेल के डिब्बे का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जितने क्रियाकलाप दिए गए, चाहे जंगलों को जला देना, चाहे कृषि क्रियाकलाप हो या एरोसेल के डिब्बों का उपयोग करना हो, सभी क्या होती हैं? जलवायु परिवर्तन का कारण होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, जनवरी 2022 का प्रश्न है कि जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लवण मृदभिज कहा जाता है, समोदभिज कहा जाता है या मरुदभिज कहा जाता है या आतपोदभिज कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि जो पादप खारे जलों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद पौधा कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। और जो पौधे समुद्र में या कह सकते हैं कि पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समोदभिज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि सिकोना एक वृक्ष होता है जिसका उपयोग मलेरिया रोग होता है जो मच्छर के काटने से होता है, उसमें उपचार किया जाता है। तो सिकोना पेड़ के किस भाग का प्रयोग होता है? उसमें मूल मतलब जड़ का, छाल का, पत्ते या बीज का? तो उसमें किसका उपयोग होता है? छाल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? इसमें से कौन सी सामग्री है जिसका उपयोग घर बनाने में नहीं किया जा सकता है? सीमेंट का, लोहा का, पत्थर या स्कूटर? दोस्तों आपको यहीं पे देखते ही समझ में आ गया होगा किसका उपयोग घर बनाने में नहीं होता। सीमेंट का होता है, लोहा होता है, पत्थर होता है, लेकिन स्कूटर का उपयोग घर बनाने में नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महासागरों की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महासागरों की जो लवणता है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में या सभी महासागरों में समान लवणता होती है? दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महासागरों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है कि वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि
जब महामारी की बीमारी थी दोस्तों, या कह सकते हैं कोरोना काल आया था, तो उस समय डॉक्टरों के द्वारा ये सलाह दिया गया था कि भोजन में विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में शामिल करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण में आवश्यक होता है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ये विटामिन सी होता है, ये संक्रामक रोग जो होते हैं दोस्तों, जो एक दूसरे से फैलते हैं, उनके विरुद्ध लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, उसको प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैने, चपटे, चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। कैसी होती है? प्राथमिकता भिन्न होती है। ये जंतु निम्नलिखित में से कौन से खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ऐसे जानवर जिनके दांत जो होते हैं पैने, चपटे और चौड़े होते हैं, आगे के दांत, वे पशु कौन सा चीज़ खाएंगे या किसको चुनेंगे प्राथमिक के रूप में? जो दूसरे जंतुओं का मांस, घास एवं साग, फल एवं अनाज। दोस्तों आपको बता दें, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये जंतु निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री प्राथमिकता को चुनेंगे? घास एवं साग को। किसको? घास और साग को। दोस्तों अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और दोस्तों अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पे ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर क्या होता है दोस्तों? आप देखेंगे जहाँ ढेर सारी आबादी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे सड़कों के किनारे किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं, और ये वृक्ष लगाने की प्रक्रिया क्या कराती है? ग्रीन मफलर कहलाती है। और इसका कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण संबंधित होता है। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण कम हो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है या ऐसा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असम का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? असम का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मानस, काजीरंगा, गिर या कान्हा किसली? तो दोस्तों आपको बता दें कि असम का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? काजीरंगा। और गिर वन जो है वो किसके लिए? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेरों के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषताएं नहीं है? जो बरगद का पेड़ होता है दोस्तों, जिसको वृक्ष, एक बरगद का वृक्ष होता है, उसकी जड़ों की कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं? जड़ें वृक्षों को खंभे की तरह सहारा देती हैं। बिल्कुल सही बात है। जड़ें जो होती हैं दोस्तों वृक्ष को खंभे की तरह सहारा देती हैं, वृक्ष इधर उधर गिरे नहीं रहते हैं। और उसकी खास बात होती है तो दोस्तों उसके तने से भी जड़ें निकली जाती हैं जो पेड़ को सहारा देती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी रहती हैं। बिल्कुल सही है। जड़ें भूमिगत होती हैं। जो उसकी जड़ें होती हैं कहाँ होती हैं? धरती के अंदर होती हैं। जड़ें भोजन संचित करती हैं। यही गलत है दोस्तों, जड़ें भोजन संचित नहीं करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक? तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। दोस्तों प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में आया हुआ है और 2015 में। तो गिलहरी होती दोस्तों जो अपने आगे के दांत को बढ़ने से रोकने के लिए हमेशा कुछ न कुछ दांत से अपने काटती रहती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि मिट्टी के बर्तन को कैसे मजबूत बनाया जाता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तन को कैसे मजबूत बनाया जाता है? पकाकर, प्रगलन से, भूनकर या जलाकर? तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है किस तरीके से? उनको अच्छी तरीके से पकाकर। इतना अच्छे तरीके से मिट्टी के बर्तन को पकाया जाएगा और उतने ज़्यादा ही क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक लोहार निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाता है? एक जो लोहार होता है निम्नलिखित में से किन चीज़ों का निर्माण करता है? कौन कौन सी चीज़ें बनाता है? मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़? दोस्तों बिल्कुल गलत है। जो मिट्टी का मटका होता है कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है।
और खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि जो लोहार होता है वो खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी का निर्माण करता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मनगण, राष्ट्रगान है, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम है। और किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है,